हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आपका अपने चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि हमारी लैब असिस्टेंट वैकेंसी आ चुकी है। आलोक राज जी ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि जल्द ही आपका ये वैकेंसी सुचारू रूप से वापस से इसको अपडेट करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि देखा था, इस वैकेंसी के लिए आपके साइंस सब्जेक्ट प्लस आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया है लास्ट एग्जाम में, जो कि आपके 2022 में कंडक्ट करवाई गई थी। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों आपको इसमें अगर बात करें हमारे कितने पद थे, तो यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए मात्र उस टाइम पर था 2022 में तो 127 पद की व्याख्या, सॉरी 127 पद की यहाँ पर पोस्ट निकली थी। अब दोस्तों बात की जाए कि इस वैकेंसी में जो वर्तमान में अब आएगी नई वैकेंसी, जो अपडेट होकर इसमें पोस्ट ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। अब इसमें अब सिलेबस की अपन बात करें दोस्तों कि इसमें कौन कौन सा आपका सिलेबस होगा, क्या कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो दोस्तों, हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको भूगोल विषय के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएल चैनल के ऊपर और पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर आपके लिए एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप। इसके ऊपर दोस्तों आपके लिए 90% की यहाँ पर छूट दी जा रही है, जो कि आपके लिए नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए है, स्कूल व्याख्याता एग्जाम के लिए है, और साथ ही में इसमें आपका लेब असिस्टेंट एग्जाम के लिए छूट दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात करें आपकी नेट जीआरएफ के लिए, तो नेट जीआरएफ के लिए दोस्तों आपको केवल 699 रुपये आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी नेट जीआरएफ एग्जाम के लिए, जिसमें आपको क्लासेस मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। साथ में दोस्तों, अब स्कूल व्याख्याता की बात करें तो मात्र 499 में आपको फी पे करनी पड़ेगी स्कूल व्याख्याता के कोर्स के लिए, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। और लैब असिस्टेंट की बात करें दोस्तों, तो मात्र 299 रुपीज में आपको लैब असिस्टेंट का कोर्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द एग्जाम आपकी, अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो एग्जाम भी आपकी जल्दी ही कंडक्ट करवा दी जाएगी। तो जल्दी से आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको जीके का पेपर भी होना है और साथ में आपका सब्जेक्ट पेपर भी कवर करना है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना है आपका पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अच्छे से मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर केवल पाथ फाइंडर पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप लर्निंग ऐप के ऊपर आपको डाउनलोड करना है और इसके ऊपर आपको ये सारी जानकारी अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अन्य आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट के नंबर या तो कॉन्टैक्ट के ऊपर फोन कर सकते हैं और हमारी आपकी जानकारी अन्य और भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अपन बात करें हमारे सिलेबस की, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक, जो कि आपको 2022 में इंक्लूड किया गया था, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसी में जो आपका 2022 में सिलेबस दिया गया था वही आपको पढ़ना है, ज़्यादा इसमें सिलेबस चेंज नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए अगर सबसे पहले बात करें आपके लिए कितने क्वेश्चन होंगे, तो टोटल दोस्तों आपके लिए यहाँ पर 300 अंक का पेपर माना जाता है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन 150 क्वेश्चन में दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आपके जीके या पेपर 1 के होंगे और 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट मैटर करता है। तो दोस्तों, इसमें रेशियो आपका सब्जेक्ट का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट से ही आपका काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जीके के लिए भी 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। साथ में दोस्तों, अब इसमें बात करें कि फर्स्ट भाग था, भाग ए के अंदर आपको सामान्य ज्ञान में होगा दोस्तों आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, इतिहास परंपराएं, विरासत और राजस्थान का भूगोल। तो दोस्तों, इसमें आप बात करें तो एक तो आ जाएगा आपका पेपर 1 में आपके लिए होगा एक तो राजस्थान ज्योग्राफी, ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी कंपलसरी है। सेकंड हो जाएगा आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। और एक पार्ट हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर 1 में, जो कि आपका सामान्य ज्ञान या जीके का पेपर होगा। इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान का भूगोल। वहीं पर बात करें दोस्तों, इसका रेशियो होने वाला है आपका 100 अंक का, अर्थात 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे जो कि 100 अंक के या 100 मार्क्स के माने जाएंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट, यानी कि आपका सब्जेक्ट पेपर होगा, जिसके लिए आपको 200 अंक दिए गए हैं, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल इस तरह से आपका 3 घंटे का पेपर होगा, जो कि आपका 300 नंबर का होगा। साथ में इसमें बोला गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में सभी विकल्प तथा ऑब्जेक्टिव होंगे, और इसी में परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित है। इससे कम अंक प्राप्त होने पर या प्राप्त करने पर अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया आपका 40% रखा गया है दोनों पेपर्स को मिला के। साथ में इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर बताई गई है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपका 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बताई गई है, ज्यादा नहीं है दोस्तों। और सब्जेक्ट आपका मतलब एनसीईआरटी के बेस पर ही आपका पेपर आता है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें सिलेबस में सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान में हम अपन ने देखा कि एक तो ज्योग्राफी आएगी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान और हिस्ट्री, और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। केवल ये 3 आपको टॉपिक दिए गए हैं, जिनमें आपका राजस्थान इतिहास तथा हिस्ट्री, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपराएं और विरासत। इसके अंदर बात करें दोस्तों, आपके इतिहास के प्रमुख स्रोत आ जाएंगे, राजस्थान के मुख्य प्राग ऐतिहासिक सभ्यताओं से आ जाएंगे, जैसे कि आपकी हड़प्पा हो गई, आपकी कालीबंगा सभ्यता हो गई, यहाँ से सॉरी हड़प्पा हो गई आपकी, और भी बेराठी सभ्यता होगी, ये सारे आपकी सभ्यताओं से पूछे जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां हो जाएगी, मुगल राजपूत संबंध हो जाएंगे, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं हो जाएगी, संपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं हो जाएगी, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं हो जाएंगे। साथ में इसी में राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां, और इसमें हस्तशिल्प भी आपको शामिल किया जाएगा। इसी में आगे आपके राजस्थानी भाषा, साहित्य की प्रमुख कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां भी आ जाएगी। इसमें दोस्तों आपके मेले हो जाएंगे, त्योहार हो जाएंगे, लोक संगीत हो जाएंगे, लोक नृत्य हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे, और आभूषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में दोस्तों आगे राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि कौन कौन से महान व्यक्तित्व वाले हमारे महान व्यक्ति हुए थे, उनके बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि बाबू जी, ये सारे आपके लोक देवी देवताओं में आ जाएंगे। राजस्थान के रियासतें, ब्रिटिश संधि 1857 की, 1857 का जन आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी में आपके कृषक जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और राजस्थान का एकीकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक टॉपिक है आपका राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, यह है आपका आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री का पोर्शन। इसी में अब दोस्तों अगर अपन आगे बात करें तो राजस्थान का भूगोल आ जाएगा। अब राजस्थान ज्योग्राफी में आपके केवल 4 टॉपिक दे रखे हैं दोस्तों, सॉरी राजस्थान ज्योग्राफी में आपके 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, क्योंकि आपको राजस्थान का अपडेट सिलेबस करना है, यानी कि जो कि राजस्थान में अब 50 जिले हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो स्थिति और विस्तार के अंदर राजस्थान का इसमें आपको पढ़ना है। मुख्य भौतिक विभाग पढ़ने हैं, जो कि 4 मुख्य भौतिक विभाग है। इसमें एक तो मरुस्थलीय प्रदेश आ जाएगा, अरावली पर्वतीय प्रदेश आ जाएगा, मैदानी प्रदेश आ जाएगा, और पठारी प्रदेश आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपके अफवाह तंत्र हो जाएंगे, कौन सी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है, और कौन सी बंगाल की खाड़ी का भाग है, या फिर अरब सागर का भाग है, फिर या फिर आंतरिक अफवाह की नदियां हैं। इसी में दोस्तों आपको जलवायु पढ़नी है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, राजस्थान में मृदा कैसी पाई जाती है, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है, राजस्थान में वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण कैसे है, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे कौन कौन से हैं, मरुस्थलीकरण, क्योंकि राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसके लिए आपको अलग से टॉपिक दिया गया है मरुस्थलीकरण। इसी में कृषि जलवायु प्रदेशों, प्रमुख फसलें कौन सी है राजस्थान में, राजस्थान के पशुधन कौन से हैं, राजस्थान में कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई गई हैं, कौन कौन सी राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं हैं, यहाँ पर जल का संरक्षण किस किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से मेथड से किया जाता है। इसी में राजस्थान में परिवहन की सुविधा कैसी है, कौन कौन सी परिवहन सुविधा यहाँ पर आपको मिलती है, और यहाँ पर आपको खनिज संपदा, कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ से आपको दिए जाते हैं या फिर निकाले जाते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों ये तो था आपका सामान्य ज्ञान पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें आपका राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगा, सेकंड आपका राजस्थान हिस्ट्री हो जाएगा, और एक टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड
कल्चर, यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सब्जेक्ट के पेपर पे, जो कि आपका 100 क्वेश्चन का होता है, 200 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले अगर पार्ट बी ज्योग्राफी की बात करें, तो ज्योग्राफी में सबसे पहला हो जाता है आपको दोस्तों भूगोल, एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल का महत्व, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस की बात की। अब फिजिकल ज्योग्राफी में कौन कौन से यूनिट आ जाती है ये सब आपको पता होगा, कि जैसे कि आपको पता है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल में मुख्यतः आपकी भू आकृतिक भू आकृति विज्ञान को शामिल किया जाता है, जलवायु विज्ञान को शामिल किया जाता है, यानी कि समुद्र विज्ञान को शामिल किया जाता है, और है आपकी पर्यावरण या जैव भूगोल को इसमें शामिल किया जाता है। ये आ जाती है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की प्रमुख प्रमुख शाखाएं। तो वहीं से दोस्तों इसे के अलग अलग पार्ट दिए गए हैं जहां से आपका सिलेबस बनाया गया है। अगर सबसे पहला हो गया आपका भूगोल की भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में। सेकंड है दोस्तों आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। अब पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई थी, कौन कौन से काल में हुई थी, कौन कौन से इनमें विद्वानों ने काम किया था, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कांट की थ्योरी हो गई, लाप्लास की थ्योरी हो गई, रसेल की थ्योरी हो गई, बिग बैंग थ्योरी हो गई, इन सब के बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है आपका तीसरा टॉपिक राजस्थान की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन कौन सी भाग है, जैसे कि आपका क्रस्ट हो गया, सबसे ऊपरी भाग कौन सा है, उसके नीचे कौन सा है, और उसके नीचे आपका कौन सा है। तो इस प्रकार से आपका सबसे ऊपरी भाग होता है क्रस्ट, फिर मेंटल और कोर। इस तरह से इनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं, कौन कौन सी इनमें विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। अब आपको पता है कि आपके पूरे ब्रह्मांड की बात करें, क्योंकि ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के अंदर आपको सब कुछ पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी में आपके महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, यहाँ पर कौन कौन से देश पाए जाते हैं, कौन कौन से यहाँ पर जल संधियां हैं, कौन कौन से सागर है, महासागरों के अंदर कौन कौन सी नदियां आती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को है। फिर नेक्स्ट आ जाता है इसमें शेल यानी कि रॉक्स और इसके प्रकार और विशेषताएं। अब शेल यानी कि चट्टाने, चट्टाने कौन कौन सी होती है, आग्नेय चट्टाने होती है, अवसादी चट्टाने होती है, कायंत्री चट्टाने होती है। इनके बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन से इसमें कार्य होते हैं। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका भू आकृतिक प्रक्रिया यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस यानी कि धरातल के ऊपर कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से ऐसे भाग हैं जहां पर आपकी ये सारी प्रक्रियाएं घटित होती हैं, इनके बारे में अपन बात करेंगे। फिर आ जाता है आपका स्थल रूप एवं उनका विकास यानी कि लैंड फॉर्म्स एंड दियर इवोल्यूशन, यानी कि स्थल रूप। अब स्थल रूप है तो पृथ्वी के ऊपर आएंगे तो कोई ना कोई भी जो भी आकृति बनेगी वो वहां पर बना हुआ एक आकृति है, यानी कि प्रतिरूप है। तो स्थल रूप की बात करें तो इसमें एक तो आपके नदियां बहती है, तो नदियां कौन कौन से स्थलाकृतियां बनाती है, इसमें आपकी पवनें बहती है, तो पवन कौन कौन से स्थलाकृतियां बनाती है। इसके अलावा आपकी सागरीय लहरें होती है, ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाएंगी। इसके अलावा भूमिगत जल होता है, या इसी को कास्ट स्थलाकृति भी बोलते हैं, भूमिगत जल या कास्ट स्थलाकृति होता है। इसके अलावा आपके हिमनद होते हैं, हिमनदों के साथ ही आपके परिहिमानी होती है। तो इनके द्वारा आपके कौन कौन से स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं, इनके बारे में अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि आपकी क्लाइमेटोलॉजी की एक भाग माना जाएगा वायुमंडल संगठन एवं संरचना, यानी कि आपके वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती है, कैसे कैसे हम अगर धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो कैसे कैसे वायुमंडल में परिवर्तन होता जाता है, इसके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। जैसे सौर मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ओजोन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, इन सब के बारे में अपन इसमें डिटेल से बात करेंगे। फिर है अपना नेक्स्ट टॉपिक आपका सूर्य ताप, ऊष्मा संतुलन और तापमान वितरण। तो सूर्य ताप के बारे में आपको पता है, ऊष्मा संतुलन यानी कि पृथ्वी से आने वाली और पृथ्वी से वापस जाने वाली इनके बीच का संतुलन कैसा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण। वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण यानी कि पृथ्वी का वायुदाब कितना है ना, पृथ्वी का वायुदाब कितना है और वायुमंडलीय परिसंचरण कितना है, यानी कि वहां पर कौन कौन सी पेटियां पाई जाती है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि आपके एटमॉस्फेरिक है। फिर आ जाता है इसी में वायुमंडल में जल वाष्पीकरण संघनन वर्षण प्रकार एवं वितरण, यानी कि आपके यहाँ पर वाष्पीकरण कैसा है, संघनन
वर्षण कैसा है, और इसमें संघनन कैसा है, और वर्षण के प्रकार कितने हैं, कि वर्षा किस किस रूप में हमारे धरातल पर होती है। फिर आ जाता है इसी में विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन, हरितगृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन एवं जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका, चाहे सब्जेक्ट की बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, तो चाहे आपकी नेट जेआरएफ एग्जाम हो, चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे आपकी स्कूल व्याख्याता एग्जाम हो, कॉलेज स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चरर एग्जाम हो, इन सब में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है और उन्होंने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट आ जाता है आपका जलीय चक्र एवं अंतर समुद्री उचावच। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों आपके समुद्र विज्ञान यानी कि ओशेनोग्राफी का। अभी तक दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी चल रही है, हमने भूआकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी कवर किया। जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट टॉपिक से लेकर आपका जो 7 टॉपिक है, ये सारे आपके जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान से लिए गए हैं, मॉर्फोलॉजी। फिर आपका जो वायुमंडल संगठन संरचना है, और आपका जो लास्ट विश्व की जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ तक आपका ये क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान से संबंधित माना जाता है। फिर यहाँ से आ जाता है आपका ओशेनोग्राफी। ओशेनोग्राफी में आपके अंतर समुद्री उचावच हो गए, इसमें आपके तापमान लवणता का वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं हो गई। इसके अलावा इसमें बात करें जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र एवं बायोम। तो दोस्तों ओशेनोग्राफी के आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, आपके एक तो समुद्री उचावच हो गए, और इसमें तापमान लवणता, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो इस प्रकार से आपके 1 2 3 4 5 6 7 7 टॉपिक आपके ओशेनोग्राफी से माने गए हैं। फिर आ जाते हैं आपके जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में आपका जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, बायोम हो गया, जैव भू रासायनिक चक्र हो गया, जल चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन का टॉपिक हो गया। इसी में आगे बात करें दोस्तों हमारा नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यानी कि जैव विविधता और संरक्षण से संबंधित हो गया। फिर आ जाता है आपका इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जाते हैं। फिर इसमें इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले स्थिति क्या है, आकार क्या है, और पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसी में आपका इंडियन के पर्पज से देखा जाए तो भू आकृतिक खंड कौन कौन से हैं इंडिया के बिहाव पर। फिर इसमें आपका जल संबंध संकल्पना, हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र, सारे दोस्तों आराम से आप इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये 11th 12th या फिर एनसीईआरटी के बेस पर ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के बाहर आपके कुछ भी नहीं जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका मानसून जलवायु। मानसून जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, आरंभ, विच्छेद, निवर्तन, ऋतुलय, वर्षा वितरण और परिवर्तिता, जलवायु प्रकार। इसी में दोस्तों कोपेन आ गया आपका भारत के संदर्भ में, मानसून हो गया भारत का आर्थिक जीवन हो गया, और भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इनके प्रकार कौन से, उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। इसी में दोस्तों भारत की मृदा कौन कौन सी है, मृदा का वर्गीकरण ICAR के द्वारा। फिर इसी में दोस्तों अवकर्षण क्या है और संरक्षण क्या है। इसी में भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती है, आपदाओं का अर्थ, आपदा क्या होती है, आपदा और विपदा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपदा का वर्गीकरण किस कैसे 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 किया जाता है, और भारत में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, और आपदा प्रबंधन कैसे इनको मैनेज करता है। फिर आ जाता है दोस्तों आपका फोर्थ पोर्शन आ गया आपका दोस्तों प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का। तो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में दोस्तों मानचित्र हो गया, तो प्रकार, मापनी का प्रकार, साधारण रेखीय मापनी, दूरी मापनी, दिशा निर्धारण और सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। इजी टॉपिक है दोस्तों, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। फिर है आपका इसी में देशांतर एवं अक्षांश, अक्षांश और देशांतर के बारे में और समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। फिर इसी में दोस्तों मानचित्र प्रक्षेप, अब प्रक्षेप कौन कौन से हैं यानी कि प्रोजेक्शन कौन कौन से हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनका प्रकार हो गया, निर्माण हो गया, विशेषताएं हो गई, और एक प्रमाणिक अक्षांश शंक्वाकार और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। फिर इसी में दोस्तों आपके स्थलाकृति मानचित्रों का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको पैमाने दिए गए हैं 1:50,000 और 1:20,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र समोच्च रेखा के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थलाकृतियों की पहचान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढाल कैसा है, पहाड़ी कैसी है, घाटी कैसी है, कि अगर ढाल तेज है तो इससे कौन सी हम स्थलाकृति का अनुमान लगा सकते हैं, तेज या कम पर। तो ढाल वाली हो गई, पहाड़ी हो गई, घाटी हो गई, जलप्रपात हो गया, भृगु हो गया, और अधिवास वितरण से भी क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे पुटअप किए जाते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आपका वायु फोटोग्राफ।
वायु फोटोग्राफ में वायु फोटोग्राफ के प्रकार कौन कौन से होंगे, इनकी जियोमेट्री ज्यामिति कैसी होगी, इनका ऊर्ध्वाधर फोटो चित्र या ऊर्ध्वाधर वायु फोटो चित्र अपन लेंगे तो उनमें कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आपका उपग्रह बिंब, सुदूर संवेदन, आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, संवेदक यानी कि सेंसर कौन कौन से हैं, सुदूर संवेदक आंकड़े कौन कौन से हैं फोटोग्राफी को डिजिटल के रूप में, और उपग्रह बिंबों से भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान भी अपन कैसे करते हैं कि अगर अपन सैटेलाइट से अगर इमेज करें तो उसमें अपने को अगर पहाड़ दिया गया है तो पहाड़ को किस प्रकार से लोकेट किया जाता है, पठार को किस रंग से भी दिखाया जाता है, इनके बारे में भी अपन बात करते हैं कि वन को कौन से रंग से दिखाया जाएगा और खाली भूमि है जो कृषि भूमि है उसको किस प्रकार से दिखाया जाएगा, इनसे यहाँ पर क्वेश्चन इजी इजी पूछे जाते हैं। फिर है इसी में नेक्स्ट आपका मौसम उपकरणों का प्रयोग यानी कि तापमापी, आर्द्र और शुष्क बल्ब तापमापी, वायु दिशा सूचक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमोग्राफ क्या होता है, क्लाइमेटोग्राफ क्या होता है, हीड्रोग्राफ क्या होता है, अर्गोग्राफ क्या होता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप करवाए जाते हैं। फिर इसी में आ जाता है आपका मौसम चार्ट का उपयोग, तो मौसम चार्ट का उपयोग करते हैं तो वायुदाब कैसा है, हवा वायु वर्षा का वितरण का वर्णन इसमें किया जाता है। अब लास्ट फोर्थ पोर्शन आ जाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर का सबसे पहले मानव भूगोल होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति, विषय क्षेत्र और इसके महत्व के बारे में इजी इजी बेसिक साइंस वाले क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। यहाँ पर एक कथन देकर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया था। फिर इसी में आगे बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी में तो विश्व की जनजातियां, तो विश्व की जनजातियों में एस्किमो आपकी स्पेशली दिया गया है नाम, बुशमैन दिया गया है, गोंड भील जनजातियों का वितरण दिया गया है। केवल 4 जनजातियों का नाम यहाँ पर आपको दे रखा है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों और अन्य जनजातियां होती है जिनमें आपकी कालाहारी हो गई, और भी आपकी कालाहारी हो गई, चुकची हो गई आदि, यहाँ पर लेप्स हो गई, और भी अनेक जनजातियां हैं जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। केवल आपको 4 नाम दिए रखे हैं, एस्किमो हो गया, बुशमैन हो गया, भील हो गया और गोंड जनजाति के बारे में पढ़ना है। इनका आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताएं कौन सी है, इनके बारे में पढ़ना है। फिर बात करें दोस्तों आपके वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन किस किस प्रकार से वितरित की जाती है, पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसका वितरण कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, इनका घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और साथ में इनके डाटा भी है। तो डाटा दोस्तों आपको केवल अभी 2011 की जनगणना के डाटा ही आपको पढ़ने हैं, जो कि लगभग लगभग सबने रट लिए होंगे, जो भी नेट एग्जाम या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं उन सबने यहाँ के डाटा ऑलमोस्ट रट लिए होंगे। अब है नेक्स्ट हमारा जनसंख्या वृद्धि, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इनकी समस्याएं कौन कौन सी होती है, समाधान क्या क्या कर सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, जो कि आपका किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन और नॉटेनस्टीन के द्वारा। नॉटेनस्टीन के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हमेशा कोई भी एग्जाम हो सब्जेक्ट रिलेटेड वहां से यहाँ से क्वेश्चन आपके पुटअप करवाए जाते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संरचना की बात करें तो इसमें आपका आयु वर्ग यानी कि कौन सी आयु वर्ग में कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिंगानुपात कितना है, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, यह आपका भारत के संदर्भ में आपको पूछा जाएगा। फिर इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आपका माइग्रेशन या प्रवास से संबंधित, और प्रवास की संकल्पनाएं कौन कौन सी है। प्रवास के बारे में दोस्तों अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिए थे। अब प्रकार कौन कौन से, इसके पक्ष और समस्याएं कौन सी है। अगर प्रवास के सबसे इंपॉर्टेंट अगर थ्योरी या संकल्पना की बात की जाए तो वो हो जाती है आपके दोस्तों, एक तो ली की थ्योरी हो जाती है, ली का सिद्धांत, ली का सिद्धांत हो जाता है प्रवास से संबंधित। एक हो जाता है दोस्तों आपके प्रवास से रिलेटेड ही आपका फिर आ जाता है दोस्तों आपका मानव विकास संकल्पना, तो मानव विकास संकल्पना में दोस्तों आपका
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, HDI से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसकी रैंकिंग कौन कौन सी है, कौन फर्स्ट पे है, या भारत की स्थिति क्या है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आ जाता है दोस्तों आपके सॉरी दोस्तों, अधिवास से संबंधित यानी कि सेटलमेंट से संबंधित। तो सेटलमेंट भारत में ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रतिरूप कौन से हैं और समस्याएं कौन सी है। मोस्ट बच्चे दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रकार और प्रतिरूप में क्या अंतर है। प्रकार अलग होते हैं दोस्तों और उनके प्रतिरूप अलग होते हैं, वहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप करवाए जाते हैं। फिर है आपका अर्बन स्लम यानी कि नगर कच्ची बस्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी समस्याएं और इनके समाधान क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कभी कभी पुटअप किए जाते हैं, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहने वाला है। फिर है आपका, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अभी जो आपका नेट जेआरएफ का एग्जाम लगा था वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो द्वितीयक व्यवसाय है, आपके द्वितीयक व्यवसाय है जो उसमें संलग्न कार्मिक होते हैं या श्रमिक होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो प्राथमिक व्यवसाय हो गए और आपके द्वितीयक व्यवसाय हो गए, आपके तृतीयक व्यवसाय हो गए, और इसी में आपके चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय यानी कि पांचों व्यवसाय से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट भूतल परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सड़कें कितनी हैं और रेल मार्ग कितनी है और भारत का यहाँ पर कौन सा स्थान दिया गया है। अब जल परिवहन की बात की जाए तो जल परिवहन में कौन कौन से यहाँ पर बंदरगाह बनाए गए हैं, कौन कौन से जलमार्ग है, कौन कौन से, साथ में इसमें दोस्तों स्वेज और पनामा नहर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वेज और पनामा नहर के बारे में दिया गया है, तो स्वेज और पनामा नहर भी आपको पढ़ना है। अब है इसमें वायु परिवहन, तो विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है विश्व के संदर्भ में। अब है इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका। यहाँ से दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि वर्तमान में कौन सी किस स्थिति पर है, या फिर कौन से देश के साथ में व्यापार किया जा रहा है, या भारत आयात की दृष्टि से समृद्ध है या निर्यात की दृष्टि से। ये तो यहाँ से आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल आदि। ये तो दोस्तों आपके लिए इजी टॉपिक होगा क्योंकि आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, सबको पता है कि यहाँ पर आप कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं। फिर आ जाता है आपका पर्यावरणीय समस्या है जिसमें आपके प्रदूषण हो गया, अम्ल वर्षा हो गई, हरित गृह प्रभाव हो गया, ओजोन परत में क्षरण हो गया। ओजोन परत से याद आया दोस्तों, आज है आपकी 16 सितंबर यानी कि आपका ओजोन डे। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओजोन डे जो कि 2024 में मनाया गया था, 2024 की यहाँ पर थीम क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओजोन डे 2024 की थीम क्या बताई गई है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट्स, यानी कि आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया। तो आपके 1972 से लेकर 2024 तक कौन कौन से प्रोटोकॉल, कौन कौन सी संधियां, कौन कौन से कन्वेंशन हो चुके हैं, ये सारे आपको याद करनी है। इसके अलावा दोस्तों आगे बात करें संसाधन रिसोर्सेज से संबंधित, तो इसके संकल्पनाएं हो गई, इनका वर्गीकरण हो गया, संरक्षण हो गया और पोषणीय विकास हो गए। फिर आ जाता है दोस्तों आपके नॉन बायोटिक और बायोटिक से। तो नॉन बायोटिक की बात करें तो इसमें आपके भूजल हो गया, खनिज, लोहा हो गया, अयस्क, लोहा अयस्क यानी कि भूजल से संबंधित खनिज हो गया, इसमें लोहा अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम और अभ्रक। आगे बात करें दोस्तों ऊर्जा संसाधन की, तो ऊर्जा संसाधन में दोस्तों एक तो होता है आपका कन्वेंशनल और एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत तो आप जो परंपरागत रूप से कोयले से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और जल विद्युत से आप जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। और गैर परंपरागत में दोस्तों अपन बात करें आणविक ऊर्जा की यानी कि नाभिकीय ऊर्जा से, जैविक ऊर्जा से यानी कि बायो एनर्जी। फिर आ जाता है आपकी पवन ऊर्जा से, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका सौर एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा से। यहाँ से भी दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा राज्य भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जैव ऊर्जा या आणविक ऊर्जा के रूप में फर्स्ट पोजीशन पे है। फिर आ जाता है दोस्तों आपके कृषि। अब कृषि की बात करें तो दोस्तों कृषि एक तो होती है निर्वहन प्रकार की यानी कि केवल जीवन जीने योग्य, फिर होती है एक आपके मार्केट तक बाजार में बेचने यानी कि व्यापारिक कृषि, एक होती है आर्द्र एवं शुष्क गहन, एक होती है विस्तीर्ण कृषि और एक होती है आपकी जैविक उद्यानिकी यानी कि बायो, इनके आपके गार्डनिंग ना, गार्डनिंग के बारे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है।
फिर आ जाते हैं दोस्तों अब इसमें आपकी प्रमुख फसलें कौन सी है। तो फसलों में दोस्तों गेहूं हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, चाय का वितरण यहाँ पर दिया गया है। तो आपको केवल गेहूं पढ़ना है, चावल पढ़ना है, कपास पढ़ना है, गन्ना पढ़ना है, चाय पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें आप रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इनको डिवाइड करके आप अच्छे से सारी फसलों को आप कवर कर सकते हैं। फिर आ जाएगा दोस्तों आपके इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत में औद्योगिक विकास। प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात और एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी एवं इंजीनियरिंग उद्योग। तो यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से लोहा इस्पात के लिए प्रथम कारखाना या प्रथम उद्योग कब खोला गया, किसके द्वारा, कहाँ पर खोला गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और वर्तमान स्थिति इनकी क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रीजनल प्लानिंग। तो प्रादेशिक नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन में दोस्तों प्रादेशिक असंतुलन कैसा है, रीजनल इनबैलेंस का क्या है, इनकी कौन कौन सी थ्योरियां दी गई है। इसी में दोस्तों आपका मरु विकास कार्यक्रम जो कि कब आया था, यहाँ से भी दोस्तों मरु विकास कार्यक्रम कब आया था कमेंट बॉक्स में बताइए। जनजातीय विकास कार्यक्रम, इनका दोस्तों आपका सीक्वेंस से अरेंज करने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम के आधार पर कार्यक्रम आया था। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका विकास एवं नियोजन। विकास एवं नियोजन में दोस्तों आपका गरीबी उन्मूलन हो जाएगा, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा, भूमिका व इनका प्रभाव पूछा जाएगा। फिर आपका दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पोषणीय विकास। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, यहाँ से दोस्तों आपके एसडीजी प्लस एमडीजी इंडेक्स से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आपके एसडीजी इंडेक्स, कितने आपके एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है और आपके कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कितने नंबर का कौन सा गोल है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर है आपका ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास में डेयरी व कुटीर उद्योग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपके प्रमुख उद्योग, तो सूती वस्त्र और सीमेंट उद्योग से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और खनिज, खनिज में आपका संगमरमर हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी हो गई, टंगस्टन हो गया, जिप्सम हो गया और पेट्रोलियम हो गया। इस प्रकार से यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट आपका खनिज। तो खनिज की बात करें तो खनिज में भी दोस्तों आपके संगमरमर, सॉरी खनिज का टॉपिक कवर हो चुका है। फिर आपका नेक्स्ट आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यानी कि आपका प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जिसमें आपकी चंबल हो गई जो कि आपकी यमुना की सहायक नदी है, फिर आपकी इंदिरा गांधी नहर हो गई, फिर आपकी माही परियोजना हो गई। इसके अलावा दोस्तों और भी परियोजनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है, लेकिन जो आपके सिलेबस में कवर है उनको तो आपको डिटेल से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हो गया आपके दोस्तों मानचित्र। अब मानचित्र क्या है, मानचित्र का अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्यों है, क्यों हम मानचित्र बनाते हैं, वर्गीकरण, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्रांकन कैसे किया जाता है, थीमेटिक या विषयक मानचित्र कौन से होते हैं, बिंदु वर्णमात्री या समरेखा मानचित्र कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको इजी वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपके आंकड़ों का निरूपण। तो आरेखों की रचना कैसे होती है, कितने प्रकार के आरेख होते हैं, यानी कि आपका डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसमें पूछे जाते हैं कि 1 डायमेंशनल कौन से होते हैं, 2 डायमेंशनल कौन से होते हैं और 3 डायमेंशनल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक डायमेंशनल का एग्जाम्पल दिया गया है। यह है आपका 1 डायमेंशनल का एग्जाम्पल। चक्र आरेख या पाई आरेख आपका 2 डायमेंशनल का, और प्रवाह आरेख है आपके सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लास्ट टॉपिक जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। तो इसका नॉर्मल परिचय कौन सा है और इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कौन कौन से भारत में इसके एग्जाम्पल हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके टोटल 66 आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टॉपिक दिए गए हैं जो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, और आपका केवल ये एनसीईआरटी के बेस पर ही आपको दिए गए हैं। केवल एनसीईआरटी पढ़ लीजिए दोस्तों और आपके सारे कवर, इसके सिलेबस या सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब बात करें दोस्तों कि टॉपिक तो इजी है, लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको एक तो पाथ फाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आपको पीवाईक्यू जो कि नेट जीआरएफ के पीवाईक्यू हैं, क्योंकि आप एक अच्छी लेवल की तैयारी करेंगे तो इजी क्वेश्चन आपसे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पीवाईक्यू आप नेट जीआरएफ के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, आप एपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके टीजीटी पीजीटी होती है
आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वहाँ के आप भी PYQ सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको सभी आपके यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट JRF चैनल पर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। पाथफाइंडर फॉर नेट JRF चैनल पर आपको ये सारे PYQ अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए। इसके अलावा दोस्तों केवल आपको लैब असिस्टेंट वैकेंसी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए आपको केवल 299 में आपको ये यहाँ पर कोर्स दिया जा रहा है 90% तक की छूट के साथ, जिसमें आपको क्लासेस भी मिल रही है, साथ में आपको इसमें नोट्स भी दिए जा रहे हैं, और आपका अपना असेसमेंट करने के लिए आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठाइए, जो कि आपका कब से स्टार्ट किया जा रहा है, ये आपका 18 सितंबर से, यानी कि आपका 2 दिन बाद, यानी कि आज 16 हो गई, 16, 17 और 18 को ये आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि आपका 20 सितंबर तक ये अवेलेबल है 2024, यानी कि 18 से 20 सितंबर तक आप अच्छे से इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं यह हमारा नया बैच, जो कि आपके 23 सितंबर यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाला है, आपका स्कूल व्याख्याता, लैब असिस्टेंट और नेट JRF के लिए कोर्स। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कीजिए और पाथफाइंडर लर्न को डाउनलोड कीजिए और सारी सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। और अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दी जाए कि यहाँ पर आपको दोस्तों यूट्यूब के ऊपर भी आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी जल्द से जल्द, लैब असिस्टेंट और स्कूल व्याख्याता के लिए। तो इसमें आपको दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है, जो कि जैसे आपके लिए क्लासेस अवेलेबल हो तो आपको तुरंत वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाए, और क्लास में जल्द से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।